पशुपति मोर से संबंधित ये एक ही क्वेश्चन बार बार प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के उसके बाद इसका ट्रिक देखेंगे। बहुत इजी ट्रिक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है। तो उस पर 5 पशु अंकित हैं, इनमें से कौन सा वो पशु नहीं है जो इस मोर पर अंकित नहीं है। हाथी अंकित है, गेंडा भी है, बाघ भी है, लेकिन बैल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा आपका। ये पशुपति मोर का चित्र है। इसमें चारों ओर ये जानवर हैं, 2 नीचे हैं, 2 हिरण हैं नीचे। तो एक और क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में। मोहनजोदड़ो में खोजी गई पशुपति मोर पर इनमें से कौन सा जानवर अंकित नहीं है। तो ये एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका सबसे इजी ट्रिक आपको बता दिया जाएगा। हाथी इसमें अंकित है, शेर नहीं है, बाघ भी है, गेंडा भी है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तेलंगाना पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पिछला वाला यूपी पीसीएस में पूछा गया था। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक रहेगी, हमेशा याद रहेगी आपके, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। क्रम से याद करने के लिए तो गब्बे हाबा ये वर्ड याद करना पड़ेगा आपको। क्रम से भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में। तो भैंसा बाघ में बहुत हगता है, ये इसकी ट्रिक है। तो कौन सा जानवर है? भैंसा जानवर है इसमें। बाघ यानी बाघ से बन जाएगा बाघ। बाघ को व्याघ्र भी बोल देते हैं। और कई बुक्स में इसका चित्ता, हालांकि अलग जानवर है, लेकिन चित्ता भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको हिस्ट्री की बुक्स में साइलेंट है से बन जाएगा हाथी। गै से बन जाएगा कौन सा जानवर? गेंडा। और है से बन जाएगा, है के ऊपर 2 ये मात्रा है तो यानी 2 हिरण। 2 हिरण इसमें हैं। ये 5 जानवर हैं इसमें, 1 2 3 4 5। और इसका एक और ट्रिक रहेगा, क्रम से याद करना है यदि आपको। गेंडा, भैंसा, हाथी और बाघ। गैबे हाबा, ये काफ़ी इजी रहेगा। गैबे हाबा याद रख लीजिए। गै से गेंडा, भैंसा, हाथी और बाघ, ये इसका ट्रिक है। ये 5 जानवर है। इस पर प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन भी अभी आपको समझाए जाएंगे, पूरी डिटेल से ये टॉपिक समझाया जाएगा। लेकिन ये जानवर देख लीजिए। ये हाथी का चित्र है ऊपर हाथी, और ये बाघ ये एक साइड है, और गेंडा और ये क्या हो गया? भैंसा, ये एक साइड है। तो कीचड़ वाले जानवर एक साइड है और साफ सुथरे जानवर हाथी और बाघ एक साइड है। नीचे 2 हिरण हैं, ये वाले 2 हिरण हैं। कई जगहों से मिली है और ज़्यादातर जगहों से टूटी हुई मिली है। ये कोना टूटा हुआ मिला है कई, तो ये पूरी मोर बहुत ही कम मिली है। जो आद्य शिव भी बोल देते हैं इसको। इन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी हैं ऊपर तक, और ये त्रिशूल के आकार का मुकुट पहन रखा है इन्होंने। और ऊपर यहाँ की सैंधव लिपि में कुछ लिखा हुआ है इसमें ऊपर। अगला क्वेश्चन है इसमें, पशुपति शिव मोर का अन्य नाम क्या है। इसको अन्य नाम आद्य शिव मोर भी बोल देते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोटोशिवा सील भी इसको बोल देते हैं। किस इतिहासकार ने पशुपति शिव मोर को आद्य शिव यानी प्रोटोशिवा इसको नाम दिया है। इसकी खोज किसने की थी? ये पॉइंट याद रखें। इसकी खोज की थी अर्नेस्ट मैके ने। लेकिन इसको आद्य शिव का नाम किसने दिया है? सर जॉन मार्शल ने। इस सभ्यता के खोजकर्ता महानिदेशक उस समय कौन थे? एएसआई के। और इस सभ्यता की घोषणा भी इन्होंने ही की थी 1924 में। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी और रखड़दास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहरों की खोज की थी। दयाराम साहनी के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा योगदान है इनका। इस सभ्यता के महत्व को सबसे पहले किसने समझा? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा गया, तो उसका आंसर रहेगा सर जॉन मार्शल। आद्य शिव मोर में कुल कितने जानवर हैं? तो इसमें कुल कितने जानवर हैं? 6 जानवर हैं। 6 जानवर हैं। और कितने प्रकार के जानवर हैं ये पूछा जाए तो 5 प्रकार के जानवर हैं, क्योंकि 2 हिरण हो जाते हैं। तो 2 हिरण एक ही जानवर हुआ, तो 5 ही प्रकार के जानवर हुए इसमें। देखिए यहाँ से समझाया जाएगा आपको। इसमें ये 5 प्रकार के जानवर हैं।
5 प्रकार के, लेकिन 2 हिरण हो गए, तो 6 जानवर टोटल हो गए इसमें। अगला प्रश्न, पशुपति शिव मोर उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से कब प्राप्त हुई? कौन से साल में प्राप्त हुई थी? 1928-29 में ये मोर खुदाई के दौरान मिली थी। किन को मिली थी? 1928-29 में आद्य शिव मोर सील, इंग्लिश में मोर को सील बोलते हैं, तो को किसने खोजा था? उस व्यक्ति का नाम है अर्नेस्ट मैके। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है, ये पॉइंट याद रखें कि इसकी खोज की थी अर्नेस्ट मैके, और इसको आद्य शिव का नाम दिया था किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने उस समय, क्योंकि एएसआई के महानिदेशक यही थे। सारी खोज मेन लीडर इनके यही थे, अर्नेस्ट मैके वगैरह के। पशुपति मोर पर अंकित योगी पुरुष किस मुद्रा में है? तो किस मुद्रा में बैठे हुए हैं? पद्मासन में बैठे हुए हैं। अभी मैंने आपको फोटो दिखाया था, उसमें पद्मासन मुद्रा में, योगी की मुद्रा में वो बैठे हुए हैं। आदि योगी किनका उपनाम है? भगवान शिव का उपनाम है आदि योगी, इनको उपनाम दिया जाता है। योग मुद्रा में बैठे हुए आद्य शिव के कितने मुख मोर में दिखाए गए हैं? तो उनके 3 मुख दिखाई देते हैं, शायद चौथा भी मुंह हो, लेकिन ये पक्का नहीं है। 3 ही मुख उनके दिखाई देते हैं। बाघ का पर्यायवाची क्या है? तो 3 मुख कैसे दिखाई देते हैं ये मोर में, देख लीजिए आप। ये तो सामने वाला मुंह है, ये साइड वाला नाक दिखाई दे रहा है, नाक और ये मुंह, और ये ऐसे ये साइड में दिखाई दे रहा है आपको। तो 3 मुख है इनके, और ये पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, हाथों को अपने घुटनों पर रखे हुए हैं। बाघ का पर्यायवाची कई जगह आपको टाइगर और व्याघ्र भी लिखा हुआ मिलेगा कई बुक्स में या एग्जाम वगैरह में, तो वहाँ भी आप इसी बाघ को सिलेक्ट रखें। कई पुस्तकों में बाघ की जगह चीता शब्द का प्रयोग भी किया गया है, जबकि चीता एक अलग जानवर है। चीता शब्द का भी प्रयोग किया गया है, शायद एग्जामिनर भी कर ले, तो ये पॉइंट भी याद रखें। चीता हालांकि इससे बाघ से अलग जानवर है एक। पशुपति शिव मोर का समय काल क्या है? तो ये अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की थी, तो इसका समय काल पता किया कि ये किस टाइम पीरियड की, कितने साल पुरानी है। C14 कार्बन 14 मेथड से समय काल पता करते हैं। तो 2350 से 2000 BC के बीच का इसका टाइम पीरियड मिला। और सिंधु घाटी सभ्यता का, यदि ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता का से समय काल पूछा जाए, टाइम पीरियड पूछा जाए, तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में इसका समय काल है, कार्बन 14 कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा। इस मोर के 3 नाम इस मोर को दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? इस मोर को पशुपति शिव मोर भी बोल देते हैं। आद्य शिव मोर ये नाम दिया था इसको किसने? सर जॉन मार्शल ने, ये नाम भी इसको दे देते हैं। पशुपति शिव इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके चारों ओर पशु हैं, यानी इसको पशुओं का स्वामी माना जा सकता है, इस कारण से इसको पशुपति शिव मोर नाम दिया गया है। और सील 420 नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि ये 420वें नंबर की मोर थी, अर्नेस्ट मैके ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की। इस मोर का नाम सील 420 कैसे पड़ा? श्री 420 मूवी नहीं है फ्रेंड्स, ये सील 420 है। तो इस मोर के खोजकर्ता अर्नेस्ट मैके की रिपोर्ट में इस मोर का नंबर 420 हुआ था। अर्नेस्ट मैके ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी उसमें इस मोर का नंबर था 420 हुआ। आगे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस भी हैं, तो देखते रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किस आकार की थी? तो ज़्यादातर मोहरें इस सभ्यता के दौरान जो मिली हैं वो सबसे ज़्यादा तो वर्गाकार आने की मिली हैं, लेकिन और भी आकार की मिली हैं, ये पॉइंट भी याद रखें। यदि एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है तो वर्गाकार ही सही आंसर रहा है, लेकिन और भी आकार की मोहरें थी, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। आयताकार भी मिली हैं यहाँ पर मोहरें, गोलाकार भी मिली हैं, और त्रिभुज के आकार की मिली हैं, ट्रायंगुलर शेप की भी मोहरें मिली हैं। बेलनाकार एक मोहर मिली है, कालीबंगा से बेलनाकार की सिलेंड्रिकल मोहर भी मिली है।
तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा एफ, यानी सभी प्रकार की मोहरें यहाँ से मिली हैं। लेकिन एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो एग्जामिनर की कम नॉलेज मानूँ या क्या मान सकता हूँ मैं, तो उन्होंने वर्गाकार को ही सही आंसर माना है, वर्गाकार यानी स्क्वायर, और इसी आकार की मोहरें सबसे ज़्यादा यहाँ से मिली हैं। इसको चौकोर भी बोल देते हैं, वर्गाकार को स्क्वायर इंग्लिश में भी बोल देते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखें, चौकोर भी यदि आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, 2 × 2 की 2 आकार की चौकोर मोहरें मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें किस आकार की मिली हैं, तो ये पॉइंट याद रखें, वर्गाकार की मिली है, स्क्वायर आकार की। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से मिली आधी से ज़्यादा मोहरों पर कौन सा जानवर अंकित है, तो ये पॉइंट याद रखें, सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर अंकित है, एक सिंगा, इंग्लिश में इसको यूनिकॉर्न बोल देते हैं। ये है वो एक सिंगा, इसकी इमेजेस हैं। हालांकि ये वास्तव में ये जानवर पाया नहीं जाता, लेकिन उस समय शायद इसको पूजा जाता था, पूजा की जाती थी इसकी। एक सींग है इसके, और ये खाने का पत्थर रखा हुआ है, और ये ट्रेडर का नाम लिखा हुआ है उस पर। मोहरें ज़्यादातर ट्रेडर ही यूज करते थे सील पैकिंग के लिए, ताकि मिट्टी पर इसको जो गांठ होती थी बांधते थे सामान को, वहाँ पर इस मिट्टी लगा के मोहर लगाई जाती थी, ताकि ये पता लग जाए कि कोई किसी ने इसके साथ छेड़खानी न की हो। ये यूज होता था मोहर का उस टाइम। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किससे बनी होती थी, तो ज़्यादातर मोहरें, सबसे ज़्यादा मोहरें किस धातु की मिली हैं, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो सेल खड़ी, इंग्लिश में इसको सेटेटाइट बोल देते हैं। तो इस पत्थर की ये बनी हुई थी सबसे ज़्यादा मोहरें। लेकिन और भी धातुओं की कई तरह की मोहरें, फेंस की भी मोहरें मिली हैं, कई टाइप की मोहरें यहाँ से खुदाई में मिली हैं। तांबे की भी मोहरें मिली हैं, कांस्य युग की ये सभ्यता थी, टेराकोटा की भी मोहरें मिली हैं, चांदी की भी, सोने की भी। तो ये पॉइंट याद रखें, सभी धातुओं की, चांदी वगैरह की सभी धातुओं की मोहरें यहाँ से खुदाई में मिली हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी बनी हुई मिली है, सेल खड़ी की। इसको हिंदी में साबुन का पत्थर भी बोल देते हैं, मुलायम पत्थर, साबुन जैसे मुलायम टाइप का ये पत्थर होता था, इससे मोहरें बनाई जाती थी उस समय। सिंधु घाटी सभ्यता की ज़्यादातर मोहरें बनी थी, यानी मोहरें बनाने के लिए सबसे ज़्यादा किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो पदार्थ है सेल खड़ी। सील खड़ी भी लिखा हुआ मिलेगा कई बुक्स में, तो एक ही बात है, सील खड़ी, सेल खड़ी। ये साबुन का पत्थर होता है, एक मुलायम तरह का पत्थर होता था, नदियों में ये पाया जाता था, इससे ये मोहरें बनाई जाती थी। अब ये प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टॉपिक से। सिंधु घाटी स्थलों पर पाई जाने वाली मोहरें किसकी बनी होती थी, किसकी बनी होती थी, सेल खड़ी की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। सेल खड़ी यानी सेटेटाइट की ये बनी होती थी। तो हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन तो पूछ लिया गया, लेकिन चांदी की भी बनी होती थी, शायद कुछ मोहरें पित्तल की भी मिली होंगी, क्योंकि पित्तल की नॉलेज इस सभ्यता के लोगों को थी। तांबा और जिंक को मिलाकर पित्तल बनता है। सेल खड़ी इसका सही आंसर है, हालांकि ऑप्शन सी। लेकिन एग्जामिनर की जो एग्ज़ाम बनाने की नॉलेज पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का क्वेश्चन बनाता है। 500 से ज़्यादा मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों से खोजी गई थी, ये सभी बनी हुई थी, किसकी बनी हुई थी, तो ज़्यादातर मोहरें किस धातु की बनी हुई थी, किस पत्थर की बनी हुई थी, सेल खड़ी नाम के पत्थर की बनाई जाती थी। और ये ऑप्शन में नहीं है, यहाँ बिल्कुल यदि वो ऑप्शन में होता तो ये सभी ऑप्शन में यदि मिल जाता था वो सही हो जाता, क्योंकि तांबे की भी, टेराकोटा की भी, चांदी की भी, सोने की भी, सब तरह की मोहरें यहाँ से मिली हैं। और 500 से भी ज़्यादा मोहरें खुदाई के दौरान पाई गई हैं। सबसे ज़्यादा मोहरें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थानों से मिली हैं। और सबसे ज़्यादा पशु कौन सा बना हुआ था, एक सिंगा जो यूनिकॉर्न जो जानवर है उसकी मोहरें सबसे ज़्यादा मिलती हैं। हालांकि और भी पशु बने हुए थे मोहरों पर, हाथी वगैरह बहुत से जानवर। हड़प्पा की मोहरें ज़्यादातर खालिस्तान की बनी हुई थी।
तो यहाँ पर ज़्यादातर ये सही क्वेश्चन है, सही तरह से पूछा गया है। पंजाब सिविल सर्विस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ज़्यादातर मोहरें किस धातु की बनी थी? सेल खड़ी की। हालांकि टेराकोटा की बनी थी, हाथी दांत की भी बनी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सेल खड़ी की, सेटेटाइट की बनी हुई थी मोहरें। हड़प्पा संस्कृति के शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शन मुख्य रूप से किन वस्तुओं पर मिलते हैं? तो सबसे ज़्यादा शिलालेख किन वस्तुओं पर मिलते हैं? मोहरों पर सबसे ज़्यादा। हड़प्पाई जो लिपि लिखी हुई मिलती है वो मोहरों पर सबसे ज़्यादा मिलती है, अन्य किसी सोर्स पर लिखी हुई नहीं मिलती है। हड़प्पाई लिपि मिलती है लेकिन कम मिलती है, जैसे कि धोलावीरा से एक जो साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है, बड़ा सा साइन बोर्ड, लेकिन इस तरह के साक्ष्य बहुत ही कम मिले हैं। मोहरों पर ही ये लिपि लिखी हुई मिलती है, और वो ज़्यादातर ट्रेडर के नाम ही लिखे हुए होंगे शायद। ये लास्ट क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से ज़रूर पढ़े। हड़प्पा वासियों ने क्या बनाई? पत्थर की मोहरें बनाई, बिल्कुल सही बात है। पीले रंग के डिजाइन किए हुए पत्थर थे इनके, बिल्कुल गलत बात। लाल रंग के पत्थर थे इनके, और लोहे की बनी तकलियां यहाँ से नहीं मिली। लोहे की नॉलेज नहीं थी, लोह युग की सभ्यता इसके बाद की सभ्यता थी। ये किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। सोने के बर्तन, बिल्कुल ये सही बात है। सोने के बर्तन, कई तरह के जो रईस लोग थे वो सोने के बर्तन भी यूज कर लेते थे। सबसे समृद्ध शहर था इसमें कौन सा था? बनावली, हरियाणा के फतेहाबाद में बनावली, वहाँ पर वाश बेसन मिला है सोने का, तो उससे पता चलता है कि सोने वगैरह के बर्तन भी ये यूज कर लेते थे। तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, ए और डी बिल्कुल सही है इसमें, पत्थर की मोहरें और सोने के बर्तन। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रजाति के लोग सर्वाधिक थे? किस प्रजाति के लोग? 4 प्रजातियों के लोग वहां पर पाए गए हैं। उसका ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, ये वीडियो आप जरूर देख लें। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक स्थल से संबंधित वीडियो इस चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है, उनको आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुल 40 वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन भी मैंने कवर किए हैं। ये रोपड़ का वीडियो है, ये भी आप जरूर देखिएगा। सुरकोटदा का वीडियो है, ये भी जरूर देखिएगा। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल, इसका वीडियो भी है डिटेल से, ये भी जरूर देखिएगा। और हर एक स्थल से संबंधित प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो मैंने कवर किए हैं। तो